वेलकम टू यू इन आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हुस। आखिर हुस है क्या? आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि हुस है क्या, दूसरा ये कि किस कंट्री में इसे बिल्ड किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है हुस सिंपली हाई स्पीड रेलवे का नाम है। दूसरा, इसे इंडोनेशिया में कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके सामने इंडोनेशिया का मैप है। इसके अलावा हुस जो दो सिटी के बीच में बनाया जा रहा है, उनमें से एक है जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी और दूसरी है बांडुंग। ये इंडोनेशिया का एक दूसरा शहर है, इनके बीच में बनाया जा रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट 7.3 बिलियन डॉलर का है। इसके अलावा ये चाइना के बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट है और यही रीजन है कि चाइना इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं बिहार कास्ट सर्वे। यहाँ पर दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का कितना परसेंट है कास्ट सर्वे के अनुसार। तो आपको ये वाला डेटा याद रखना है, 36.01। सेकंड आपको याद रखना है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का कितना डेटा है, 27.12। अगर टोटल देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग मतलब बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इन दोनों का टोटल परसेंट मिलाकर 63% बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तीसरा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिकमेंड की गई मलेरिया वैक्सीन। देखिए, एक्चुअल में तीन लोग थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट और तीसरा नोवावैक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है, ये आपको पता होगा। सीरम इंस्टीट्यूट इंडियन लैब है। इसने कोरोना के टाइम पर बहुत मदद की थी। इसके अलावा नोवावैक्स है जो कि यूएस बेस्ड एक कंपनी है। इन तीनों ने मिलकर एक मलेरिया वैक्सीन बनाई है जिसे डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित कर दिया है और बहुत बड़े स्केल पर इसको यूज करने के लिए बोला है। तो इसमें दो क्वेश्चन आएंगे। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि इस वैक्सीन का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है इस वैक्सीन का नाम R21। ओके। सेकंड आपको याद रखना है मैट्रिक्स एम, ये मलेरिया वैक्सीन का नाम है। और सेकंड आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किन किन के कोलैबोरेशन से बना है। तो आपको याद रखना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट और तीसरा नोवावैक्स। इतना आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसे दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, ये चीज आपको याद करनी है। तो नोबेल प्राइज इस साल दो लोगों को कंबाइन रूप से दिया गया है। पहला है कैटलिन और दूसरे हैं ड्रू। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है कैटलिन और ये है ड्रू। ठीक है। इनको मिला है नोबेल प्राइज। इसके अलावा इन्होंने जिस फील्ड में रिसर्च किया है उसका है न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन बीमारियों के लिए या उन वायरस के एंटीडोट बनाने के लिए जो कि आरएनए से फॉर्म होते हैं। क्योंकि आरएनए वायरस जैसे कि एड्स है, ये भी आरएनए से ही होता है। तो ये अपने स्ट्रक्चर को रेगुलरली चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी वैक्सीन इनको काउंटर नहीं कर पाती। और यही कारण था कि कोरोना वैक्सीन भी बनने में इतनी ज्यादा लेट हुई, क्योंकि ये एक एमआरएनए वैक्सीन थी जिसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन आता है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। देखिए, दो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है, एक है इंडिया में और दूसरा बनाया गया है अभी फिलहाल मैरीलैंड अमेरिका में। तो आपको याद रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे पूछते हैं इंडिया के अंदर स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पर है, तो आप उसका जवाब देना है हैदराबाद, और वहां पर रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा को एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरा, अगर आपसे पूछते हैं स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ है इंडिया के बाहर, तो आपको बताना है मैरीलैंड, जो कि यूएसए में है। और इसमें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब या भीमराव अंबेडकर के स्टैचू को बनाया गया है। ये भारत के बाहर किसी भी देश में बाबा साहब का सबसे बड़ा स्टैचू है। इससे आपको दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि कहाँ है, वो मैंने आपको बता दिया, अमेरिका के मैरीलैंड में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट कितनी है। तो आपको याद रखना है 19 फीट। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जा सकता है कि किसने बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि राम सुतार के द्वारा ये बनाया गया है। ये वही है जिन्होंने सरदार पटेल का स्टैचू बनाया था अहमदाबाद में। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से फेमस है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ऑकस। देखिए, यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, AUKUS। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया ऑकस। इस ग्रुप का मेन मोटिव ये था कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए और पैसिफिक ओशियन में पीस और सिक्योरिटी को बनाने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलियन नेवी को अधिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और यूके तथा यूएस ऑस्ट्रेलियन नेवी को न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन बना कर देंगे, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इसी तरह से अभी एक 4 बिलियन यूरोस का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यूके को दिया गया है सबमरीन बनाने के लिए।
अगले आते हैं सीरियन नोवेलिस्ट, इनकी डेथ हो गई है हाल ही में। इन्हें लिटरेचर में नोबेल दिया गया था। इनका नाम है खालिद खलीफा। ये सीरियन नोवेलिस्ट हैं। इन ये इसलिए इतने ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि इन्होंने सीरिया में, जो कि इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर रहते हुए गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएँ की थी। अगला क्वेश्चन आता है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। देखिए, पहली बात तो सोशल सिक्योरिटी है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में भी और सभी कंट्रीज में पेंशन मिलती है नौकरी के बाद। इसके अलावा कई तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं, है ना? कम दरों पर लोन दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो बहुत से ऐसी नौकरियां हैं जहां पर गवर्नमेंट आपकी फैमिली मेंबर के डिसीज में जो भी खर्चा हुआ है उसको वहन करती हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट भी उसका देती हैं। इस तरह की चीज़ें जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए की जाती हैं, उसे सोशल सिक्योरिटी के अंडर लेते हैं। ठीक है? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया ने हाल ही में सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किसके साथ किया है? तो आपको पता होना चाहिए, अर्जेंटीना के साथ। देखो, ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में इंडिया और अर्जेंटीना, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, जो कि एक-दूसरे के यहाँ जाकर वहाँ के लोग काम करते हैं। उनके राइट को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए इंडिया और अर्जेंटीना ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है कि जो भी लोग एक दूसरी कंट्री में वर्कर के तौर पर या प्रोफेशनल्स के तौर पर आएँगे, उनके राइट को पूरी तरह से सिक्योर किया जाएगा। यही है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अगला आता है रिपल इफेक्ट वाटर स्कार्सिटी। ये आपको याद रखना है किस कंट्री के द्वारा दिया गया है ये पेपर। तो ये पेपर पब्लिश किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। इन्होंने बताया कि इससे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो पानी बचाओ। पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट होते हैं उससे। अगर एक जगह पर पानी नहीं होगा, दूसरी जगह पर होगा, तो ऑब्वियसली जनता वहाँ पर डिस्प्लेस होगी। इसके अलावा दूसरी जगह के रिसोर्सेज पर जनता काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाएगी। फूड शॉर्टेज, एनर्जी एनर्जी शॉर्टेज, बहुत कुछ होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि रिपल इफेक्ट वाटर स्कार्सिटी किसके द्वारा दिया गया है? यूएई के द्वारा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। नोएडा 2.2, देखिए, जिस तरह से नोएडा एक आईटी सिटी है, उसी तरह से नोएडा 2.2 बनाया जा रहा है। ये मेनली 3 रीज़न को लिया जाएगा। एक तो होता है दादरी, दूसरा मेन नोएडा और तीसरा गाज़ियाबाद। ये वाला रीज़न नोएडा 2.2 में जाना जाएगा। ये ध्यान रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार नो रिलोकेशन पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जाएगी। नो रिलोकेशन पॉलिसी का मतलब ये है, देखो, आपने कभी देखा होगा कि जब भी किसी शहर में डेवलपमेंट किसी जगह पर आता है तो उसी शहर के बहुत सारे लोग हैं जो उस जगह को परचेज कर लेते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी बना लेते हैं और भी कई चीजें। तो इस चीज को रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने नो रिलोकेशन पॉलिसी दी है। अब जब नोएडा 2.0 बनेगा तो इस रीजन में, ये तीनों रीजन में, दादरी, नोएडा और गाजियाबाद के रीजन में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके लिए वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना, वहां पर दोबारा से रिलोकेट होना काफी ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है, जिससे कि अदर लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी आए। ठीक है ना? इसलिए इसे नो रिलोकेशन पॉलिसी अपनाई जा रही है। ये पूरी नोएडा 2.0 2041 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आईटेक न्यूक्लियस। आईटेक न्यूक्लियस ऐसा सुनने में आता है जैसे कोई न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई चीज होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। आईटेक न्यूक्लियस सिंपल एक आईटी टावर है। जिस तरह से इंदौर में अतुल आईटी पार्क है, इसके अलावा एमपीपीएससी और बाकी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला आईटी पार्क कहाँ पर बनाया गया? मध्य प्रदेश में। अतुल आईटी पार्क कहाँ पर है? उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईटेक न्यूक्लियस क्या है, या आईटेक न्यूक्लियस कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि आईटेक न्यूक्लियस सिंपली एक आईटी टावर है। ओके। इसके अलावा आईटेक न्यूक्लियस हैदराबाद में एस्टेब्लिश किया जा रहा है पूरे 700 करोड़ की लागत के साथ। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है संप्रीति 11 कमेंस इन उमरई। देखिए, क्या होता है, भारत कई कंट्रीज के साथ में मिलिट्री ऑपरेशंस भी करता है, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करता है। इसी तरह से संप्रीति है, जो कि 2009 में स्टार्ट की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। हर साल दोनों देशों की सेनाएं आपस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। इसी तरह से ये वाली एक्सरसाइज का 11th एडिशन 2023 में 3 अक्टूबर को उमरई मेघालय में कंडक्ट करवाया गया था। ये याद रखना है आपको। नोबेल प्राइज की हम बात करते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया है? 3 लोगों के नाम आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है फिर से। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। सबसे पहला नाम है फ्रेंच, दूसरा नाम है पियरे और तीसरा नाम है एनी। इन तीनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन बेस्ड एक थ्योरी दी, लेड टू द क्रिएशन ऑफ ऑटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट। इस थ्योरी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है कि यदि ये थ्योरी और भी ज़्यादा आगे बढ़ाई जाती है तो फिजिक्स की सारी बुकें दोबारा से लिखनी होंगी। हमने अब तक जो भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके अलावा अदर एटॉमिक मेटल्स के बारे में पढ़ा है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो इलेक्ट्रोडायनेमिक मैटर को पूरी तरह से ये बदल के रख देगी ये थ्योरी।
देखिए, जब सीज़न चेंज होता है ना, तो बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इसी तरह की एक कंडीशन देखी गई है कि अब विंटर सीज़न जब से स्टार्ट हुआ है, हिमालय से लगभग 302 हिमालय बर्ड स्पीशीज़ हैं, जो कि डाउन स्लोप में आ गई हैं, मतलब दक्षिण की तरफ सेटल होना उन्होंने शुरू कर दिया है। अगला न्यूज़ आती है वेटलैंड से। देखिए, भारत में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो कि मेटल रिच हैं। ऐसी कंडीशन में ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये मेटल रिच स्टेट होते हैं ना, यहाँ पर हेवीली मेटल घुली हुई होती है पानी के साथ, जो धरती के अंदर होता है पानी। ऐसा ही एक केस देखा गया है। तो उड़ीसा के जो 8 वेटलैंड है ना, वहाँ पर लेड और क्रोमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है। इनमें हीराकुंड भी है, ये ध्यान देने वाली बात है। हीराकुंड वेटलैंड, यहाँ पर भी लेड और क्रोमियम की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई गई है। एक्चुअल में जो पीपल होता है ना, वो डायरेक्ट लेड और क्रोमियम नहीं ले रहे, लेकिन लेड और क्रोमियम पानी में घुलकर वेजिटेबल्स के माध्यम से या अदर रिसोर्सेज के माध्यम से इनडायरेक्टली उनकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, जो कि भारी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आईईए क्रिटिकल मिनरल्स मार्केट रिव्यू 2023। देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि कहाँ पर ये सबमिट की गई। सबसे पहली चीज, फर्स्ट सबमिट थी आईईए की क्रिटिकल मिनरल एंड क्लीन एनर्जी को लेकर, पहली सबमिट थी, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी हो जाता है। और ये कंडक्ट की गई है पेरिस में। ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगला आता है डायबिटिस को लेकर। देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि वहाँ का खाना-पीना बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें ही वो लोग ज़्यादातर खाते हैं, जो कि बीमारियों का घर होता है। इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं अमेरिका में। सबसे ज़्यादा डिवाइसेज़ बेची जाती हैं अमेरिका में पूरी दुनिया के मुकाबले। वहीं अगर आप एशिया का देखोगे ना, देखिए ये है एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी एशिया की, और सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ से रिलेटेड डिवाइसेज़ सेल की जा रही हैं, वो नॉर्थ अमेरिका में सेल की जा रही हैं, केवल वहाँ के खाने की वजह से। सेकंड, एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, रिपोर्ट में बताई गई है कि 2021 में ना हेल्थ केयर पर पूरी दुनिया के लोगों ने लगभग $970 बिलियन को खर्च किया है। ये एक छोटा अमाउंट नहीं है, लगभग 1 ट्रिलियन मान सकते हो आप। इतना खर्च कर दिया इन्होंने। अगला आता है एएसटी। देखिए, आपने हाल के न्यूज़ों में बहुत सारी खबर सुनी होंगी ब्लू वॉकर 3 को लेकर, है ना? एक समय पर ऐसा हुआ था कि लोगों ने जब बहुत ज़्यादा चमकीली चीज़ देखी आसमान में, तो उनको लगा कि ये एक, कहना चाहिए, ग्रह है या कोई तारा है, लेकिन ऐसा था नहीं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी, इन्होंने रिसेंटली ये बताया है कि ये किसी तरह कोई तारा या ग्रह नहीं था ब्लू वॉकर 3, बल्कि ब्लू वॉकर 3 एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट है। ये बनाया किसके द्वारा गया है? एएसटी स्पेस मोबाइल। ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। ब्लू वॉकर 3 क्या है? प्रोटोटाइप सैटेलाइट। किसके द्वारा बनाया गया है? एएसटी स्पेस मोबाइल। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा आपको याद रखना है नैनो पीटीए। देखिए, क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है ना, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक ग्रेडिएंट होते हैं। उनको खत्म करने के लिए नैनो पीटीए बनाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड, आपको याद रखना है कि नैनो पीटीए किसके द्वारा बनाया गया है? तो आईआईएससी, इंडिया में ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके द्वारा नैनो पीटीए बनाया गया है। याद रखना है इस चीज़ को। आपको बस इतना, अभी देखो सिक्किम में बाढ़ आ गई थी साउथ लोनाक लेक के द्वारा, तो आपको बस इतना याद रखना है, साउथ लोनाक लेक कहाँ पर है? सिक्किम में है, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। हॉटेस्ट सितंबर। देखिए, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आप यहाँ पर देखो, ये एक आर्टिकल है। ये एक्चुअल में करंट का, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, हमें चाहिए कि हम भी थोड़ा जागरूक रहें और इस चीज़ को कुछ कम करने में मदद करें। अगला क्वेश्चन आता है ग्रीन वॉर रूम। ये आपसे पूछा जा सकता है ग्रीन वॉर रूम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हाल ही में। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन वॉर रूम एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए किया गया है, और ये किया है 5 अक्टूबर। ये 3 गलत लिखा है, इसको 5 कर लीजिएगा। ये 5 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ग्रीन वॉर रूम। याद रखना है इस चीज़ को। अगला आता है मेट्रो रेल ट्रायल। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी मेट्रो रेल है, करीब 18 हो गई हैं, है ना? मेट्रो रेल है, अब दो और जुड़ जाएंगी 2024 तक, इंदौर और भोपाल। एमपी अगर आबादी की दृष्टि से देखें तो सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है? इसके अलावा अगर इकोनॉमी के अनुसार देखें तो भारत की इकोनॉमी में भी एमपी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी मेट्रो नहीं थी। हाल ही में 2 जगह इंदौर और भोपाल, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर भी मेट्रो को बिल्ट किया जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक मेट्रो बना दी जाएगी। लोग आराम से राइड ले सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मेट्रो बनाई जा रही है पूरी तरह से ड्राइवरलेस मोड से ऑपरेट की जा सकती है। हालाँकि स्टार्टिंग में डिसीजन लिया गया है कि इसमें ह्यूमन ड्राइवर ही यूज़ किया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब इन्हें लगेगा कि अब हम जनता का भरोसा हो गया है, तो ये ड्राइवरलेस मोड पर भी इस मेट्रो को डाल सकते हैं। ये देखने वाली बात है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोशियो इकोनॉमी असेसमेंट ऑफ इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी किस
स्टेट में कंडक्ट की गई है, तो आपको याद होना चाहिए असम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि असम इकोनॉमी सर्वे के दौरान असम में सोशियो इकोनॉमी सर्वे कंडक्ट किया गया है 5 इंडिजिनियस मुस्लिम कम्युनिटी पर। देखा जाएगा कि इनकी कंडीशंस कैसी है, फाइनेंशियल मैटर्स कैसा है, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एजुकेशन, कल्चर आइडेंटिटी किस तरह की है। अगर ये सामान्य से नीचे पाए जाते हैं तो इन पर ध्यान दिया जाएगा और इन्हें अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगली न्यूज़ आती है इको स्टार 7 सैटेलाइट। देखिए, क्या होता है, ऐसा नियम है कि कोई सैटेलाइट अगर आप स्पेस में भेज रहे हो, तो उस सैटेलाइट को नियत समय के बाद स्टेट से ऑर्बिट से हटाकर डिस्पोज़ल ऑर्बिट में सेंड करना होता है। डिश नेटवर्क ने यही काम नहीं किया, जिसके बाद डेवरीज वायलेशन के अनुसार यूएसए गवर्नमेंट ने डिश नेटवर्क पर $1.5 लाख का जुर्माना लगाया है। एक्चुअल में देखा गया था कि इनका एक सैटेलाइट था, इको स्टार 7 सैटेलाइट। है ना? ये लगभग 20 साल से भी ज़्यादा से ऑपरेट किया जा रहा था। अब टाइम था कि इसे डिस्पोज़ल ऑर्बिट में भेजना था, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। इस वजह से हाँ, इस वजह से इन पर जुर्माना लगाया गया है। डिस्कवरी ऑफ जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट इन देखिए, क्या हुआ, ओरियन नेबुला में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखे गए जेम्स वेब हब्बल दूरबीन के अनुसार। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो कि बहुत बड़े थे और एक ग्रह के जैसे दिख रहे थे। तो इन सभी को कंबाइंड रूप से नाम दे दिया गया है जंबोस। ये याद रखने वाली बात है ना? जंबोस। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अगला आपको देखना है सेंटर बैन NLFT एंड ATTF। देखिए, ये दोनों जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं ये त्रिपुरा में ऑपरेट किए जा रहे थे, दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों त्रिपुरा में ही ऑपरेट किए जाते थे। अब सरकार ने इस पर 5 साल का बैन और लगा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन दो ग्रुप पर सरकार ने 5 साल का बैन लगाया है। आपको याद रखना है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF और दूसरा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT, इन दोनों पर। और ये कंटिन्यू लगातार लगाया जा रहा है। पिछली बार 5 साल का था, उसके पहले 5 साल का था और अब फिर से आगे 5 साल का ग्रुप हो गया है। बैन लगा दिया गया है इन ग्रुप्स पर। यूएस हाउस के ये पहली बार हुआ है जब यूएस हाउस स्पीकर को हटाया गया है नो कॉन्फिडेंस वोट के माध्यम से। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए किस स्टेट के स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाया गया है, तो आपको याद रखना है केविन मैकार्थी, ये स्पीकर थे यूएस हाउस में। नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत वोट पड़े और 216 210 वोट से ये हार गए। इनके फेवर में 210 वोट थे और अगेंस्ट में 216 वोट थे। बाद में केविन मैकार्थी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अगला आता है उम्मीद। देखिए, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं स्टडी के। अभी हाल ही में रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कोटा में इस साल 27 डेथ हो चुकी हैं जो IIT एंड नीट की इस प्रिपरेशन के लिए बच्चे जाते थे उनमें। इसके अलावा बड़े बड़े स्तर पर स्कूल एजुकेशन में भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? इसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक लॉन्च किया है स्कीम उम्मीद। आपको याद रखना है कि उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है। उम्मीद का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेट, मैनेज, एम्फेथाइज, ये लिखा है। ओके। इसके बाद एम्पावर और डेवलप, इन चीज़ों को आपको याद रखना है पूरा फुल फॉर्म। और उम्मीद किस चीज़ से रिलेटेड है? जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए उम्मीद लॉन्च किया गया है। पंजाब डेब्ट क्राइसिस, देखिए ये नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे स्टेट होते हैं जो कि डेब्ट क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पर भी कई हजार करोड़ का डेब्ट क्राइसिस है और अभी चुनाव हुए हैं तो 2000 करोड़ का डेब्ट अभी मध्य प्रदेश ने दोबारा से ले लिया है। ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। नोबेल प्राइज़ आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में किसे दिया गया है, तो आपको ये याद रखने तीनों नाम। सबसे पहला आपको नाम रखना है याद बेवेंडी, ये लिखा है। दूसरा आपको नाम रखना है ब्रुस और तीसरा आपको नाम रखना है एलेक्सी। याद रखना आ जाएगा BBA। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बताया। BBA से वेवेंडी, फिर बी से ब्रुस और ए से एलेक्सी, BBA। और इन्हें किस फील्ड में दिया गया है? क्वांटम डॉट्स। ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वांटम डॉट्स की फील्ड में इस साल केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है ना? यूनियन कैबिनेट अप्रूव, देखिए टेनेंसी रेगुलेशन के मामले में आपको याद रखना है कि किन किन यूनियन टेरिटरी को टेनेंसी रेगुलेशन अप्रूव किया गया है। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है तीन थे, अंडमान एंड निकोबार, दमन द्वीप और दादर एवं नगर हवेली। ये आपको याद रखना है, ये हैं तीन। यहाँ पर टेनेंसी रेगुलेशन को लागू किया गया है। बिहार गवर्नमेंट है जिन्होंने पहली बार 10% रिजर्वेशन EWS को दिया है। किस चीज में? जुडिशियल सर्विस में। ये ध्यान दें, जुडिशियल सर्विस में किसने दिया है? बिहार ने। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी लॉ तो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टडी
से जुड़ी हुई चीजें हैं, संस्थान है, तो वहां पर ईडब्ल्यूएस का 10% देना वाजिब है। यूएपीए सेक्शन इन्वॉल्व अगेंस्ट न्यूज क्लिक। देखिए शायद पहली बार है जब किसी मीडिया आउटलेट पर यूएपीए लगाया गया है। देखिए न्यूज क्लिक एक मीडिया आउटलेट है, डिजिटल मीडिया आउटलेट है ऑनलाइन, तो इन पर यूएपीए लगाया गया है। इन पर आरोप था दिल्ली पुलिस ने एफआईआर के अनुसार कि इन्होंने चाइना से पैसे लेकर भारत के विरोध में काम किए, भारत में असंतोष फैलाने का काम किया है। इसलिए यूएपीए के तहत इनको मिस्टर प्रवीर पुरकास्तर को अरेस्ट किया गया है। अगला हम देखते हैं ना, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेंस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिजर्वेरेंस रोवर कहाँ का है या किसका है, तो नासा का है। कहाँ गया था, मंगल पर गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मार्स मार्स पर भेजा गया था। इसलिए भेजा गया था, ये डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करके लाया है, लेकिन कहाँ से, मंगल पर एक क्रेटर है जेजेरो क्रेटर, वहां से डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करके लाया है नासा का प्रिजर्वेरेंस रोवर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, बिल्कुल नेशनल टर्मेरिक बोर्ड बनाया जाएगा। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल ने इसको प्रूव कर दिया है। अगला आपको याद रखना है राजस्थान वैली क्वीन हेरिटेज। देखिए इसमें बस इतना याद रखना है कि वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेन चलाई जा रही है राजस्थान में। दूसरा आपको ये याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है, तो फ्रॉम मारवाड़, ये आपको याद रखना है, मारवाड़ से कमली घाट तक चलाई जा रही है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान में वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन चलाई जा रही है, वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन राजस्थान। दूसरा आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, तो मारवाड़ से कमली घाट तक चलाई जा रही है। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन याद रखना है। देखिए आप सबको ध्यान होगा कि अभी आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में चल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जीती है और इंडिया हारी है फाइनल मैच। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन थे और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चैनल्स थे जो कि वर्ल्ड कप का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, जो कि करना पूरी तरह से इलीगल था। वर्ल्ड कप को ब्रॉडकास्ट करने का राइट स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। इसके बाद स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस तरह के एप्लीकेशन और ऑनलाइन चैनल्स पर एफआईआर फाइल की, और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि इस तरह से जो भी चैनल और एप्लीकेशंस कर रहे थे वो फौरन इस तरह के काम वो करना बंद कर दें, वरना उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। 2023 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जॉन फोसे को। जॉन फोसे एक नॉर्वेजियन है, ये आपको याद रखना है। बस इतना ही याद रखना है कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया है स्वीडिश अकेडमी ऑफ स्टॉकहोम के द्वारा। किसे दिया गया, जॉन फोसे को दिया गया। ये है जॉन फोसे आपके सामने। अंकटाड ने इंडिया की, देखिए अंकटाड ने पहले बताया था कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना 2023 में, ये 6.6% रहने का अनुमान है। लेकिन अभी हाल ही में डेटा आया है कि इंडिया की ग्रोथ 7.8 के परसेंट से बढ़ी है। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। जहां लोग 6.6, 6.4 या 6.7 बता रहे थे, वहां 7.8 से बढ़ना बहुत बड़ी बात है। सेकंड, अंकटाड ने बोला है कि 2024 में इंडिया की ग्रोथ 6.2% रहने का अनुमान है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, याद रखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक और स्टडी दिखाई जा रही है। यहाँ पर बताया गया है कि हर साल जो माइनिंग्स होती है, वेस्टेज उनसे जो निकलता है, इसके द्वारा लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। बिल्कुल। क्या होता है जब मेटल्स निकलते हैं उनके साथ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो ये मटेरियल रिवर में मिल जाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन इस रिवर के पानी को यूज करती है और बाद में ये जो टॉक्सिक मटेरियल होता है ये इन ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, जो कि कई लोगों के लिए घातक होता है। ये स्टडी में निकल कर आया है। अगली न्यूज आती है आरबीआई ने। देखिए आरबीआई ने स्मूथ, देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं इस समय जब से डिजिटल इंडिया शुरू हुआ है। इसके बाद आई आई इसके बाद आरबीआई ने एक टीम बनाई जो कि स्मूथ ट्रांजैक्शन को कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार करेगी। इस टीम में आपको याद रखना है कि 9 मेंबर हैं, ये है 9 मेंबर लिए गए हैं इस टीम में। इसके अलावा जो इस टीम के अध्यक्ष हैं वो आईआईएम बेंगलोर के फॉर्मर प्रोफेसर हैं, जो पहले पढ़ाते थे पर अब नहीं है, आर नारायण स्वामी। इन्हें इस टीम का अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे आरबीआई को कि ट्रांजैक्शन को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए, क्रेडिट क्रेडिट लॉस को, बेस्ड प्रोविजन सिस्टम को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है।